Good morning, class. Today I am going to teach you chapter number 1, Nature and Purpose of Business, part 2. The concept of employment. Employment or service refers that activity in which an individual works regularly for another person or institution for an agreed remuneration under the prescribed rules or services. Employment एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जिस एक्टिविटी में एक इंडिविजुअल किसी इंस्टीट्यूशन या किसी बिज़नेस के में काम करता है और उसको उस काम करने के बदले में एक रेम्यूनरेशन मतलब एक सैलरी या वेजेस दिया जाता है. द पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु एम्प्लॉय, वो पर्सन और वो इंस्टीट्यूट जो आपको काम पे रख रहा है वो एम्प्लॉयर कहलाता है, और द पर्सन हु एम्प्लॉयड इज़ कॉल्ड एम्प्लॉय. और जैसे यदि एग्जाम्पल हम वहाँ काम कर रहे हैं हम एम्प्लॉय कहलाएंगे. फीचर्स ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप. देयर मस्ट बी रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप होती है. एग्रीमेंट. देयर मस्ट बी ओरल एंड रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर. आपके वर्किंग आवर्स कितने रहेंगे, लीव रूल्स क्या रहेंगे, आपको कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, आपको डेली वेजेस मिलेंगे, डेली बेसिस पे पैसा मिलेगा या आपको मंथली सैलरी पे मंथली बेसिस पे सैलरी मिलेगी. दीज ऑल आर द इंक्लूड इन दैट एग्रीमेंट. वो ओरल भी हो सकता है और वो एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है. वेजेस और सैलरी. द एम्प्लॉय इज़ पेड वेजेस और सैलरी फॉर हिज सर्विसेज. जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो या कोई वर्कर प्रोवाइड करता है उसके लिए उसे वेजेस मतलब दैनिक वेतन या सैलरी मंथली बेसिस पर कोई एक सर्टेन अमाउंट सर्टेन रेम्यूनरेशन दिया जाता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज. यदि हम एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज की क्लासिफिकेशन की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ सर्विसेज. द फर्स्ट इज पर्सनल सर्विसेज एंड द सेकेंड इज पब्लिक सर्विसेज. फर्स्टली वी talk about personal services. When a person earns money by rendering physical or mental services. यदि कोई पर्सन है जो अपना मेंटली और फिजिकल सर्विस किसी भी पर्सन को दे रहा है तो उसे हम पर्सनल सर्विसेज कहते हैं. पर्सनल सर्विसेज जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है. फर्स्ट है डोमेस्टिक सर्विसेज, सेकेंड है बिजनेस सर्विसेज, थर्ड है इंडिपेंडेंट सर्विसेज. फर्स्टली वी टॉक अबाउट डोमेस्टिक सर्विसेज. When the services is rendered at the residence of person in return of remuneration or salary. यदि कोई पर्सन किसी के रेसिडेंस पर जाकर उसे कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसे सैलरी मिल रही है या कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसे हम डोमेस्टिक सर्विसेज बोले. जैसे हमारे घर पर सर्वेंट आते हैं, घर पर काम करते हैं और घर के लिए हम उन्हें काम करने के लिए सैलरी प्रोवाइड करते हैं, तो वो सर्विसेज जो होती है वो डोमेस्टिक सर्विसेज कहलाती हैं. सेकेंड है बिजनेस सर्विसेज. When a person gets salary in lieu of a business work, such services is called business services. ऐसी सर्विसेज जो होती है वो बिजनेस सर्विसेज कहलाती है. यदि आप कहीं ऑफिस में मैनेजर हो, किसी तरह का कोई क्लर्क का वर्क करते हो, ऑफिस में अकाउंटेंट हो, तो दीज ऑल आर द सर्विसेज ऑफ बिजनेस सर्विसेज. थर्ड है इंडिपेंडेंट सर्विसेज. सम पर्सन वर्क इंडिपेंडेंटली आर नॉट कंट्रोल और रेगुलेटेड बाय द अदर पर्सन. एक ऐसा पर्सन जो किसी के थ्रू कंट्रोल नहीं होता है, किसी के थ्रू रेगुलेट नहीं किया जाता है, वो अपनी मर्ज़ी से काम करता है और वो जो भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है उस सर्विसेज के अगेंस्ट हम उसे एक अमाउंट पे करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट सर्विस. लाइक कोई सीए हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया. डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हम उनसे अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, उतने टाइम के लिए हम उन्हें फ़ीस जो रहती है वो पे करते हैं और फिर हम चले जाते हैं. डॉक्टर्स हमारे अकॉर्डिंग ना तो रेगुलेट होता है ना कंट्रोल होता है. तो इस तरह की जो सर्विसेज होती है उन सर्विसेज को हम इंडिपेंडेंट सर्विस कहते हैं. सो द पर्सनल सर्विसेज 3 तरह की होती है. एक डोमेस्टिक सर्विस, बिजनेस सर्विस और इंडिपेंडेंट सर्विस. द सेकेंड टाइप ऑफ सर्विसेज इज पब्लिक सर्विस. पब्लिक सर्विस रेफर्स टू सर्विसेज प्रोवाइड बाय एजेंसीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज़, कॉरपोरेशन, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी. पब्लिक सर्विसेज आर वेरी हेल्पफुल टू बिजनेस एक्टिविटीज़. पब्लिक सर्विसेज जो रहती है वो पब्लिक के लिए बहुत बिजनेस हेल्पफुल रहती है. थ्रू पब्लिक सर्विसेज रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी एक्सरसाइज बाय डिज़ायरेबल एक्सचेंज वेलफेयर ऑफ पब्लिक. ऐसी सर्विसेज जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए की जाती है उसे हम पब्लिक सर्विस कहते हैं.
जैसे लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट टीचर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं, आर्मी वाली जॉब होती है, पुलिस की जॉब होती है. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सर्विसेज. द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसेप्ट ऑफ बिजनेस. अब लिटरली द टर्म signifies the state of being busy in any activity a man is busy about. एक ऐसी एक्टिविटी जिस एक्टिविटी में आप बहुत बिजी हैं, उस एक्टिविटी में आप काम कर रहे हैं और उस एक्टिविटी से आपको पैसा भी अर्न हो रहा है, उस एक्टिविटी को हम बिज़नेस कहते हैं. जैसे एग्जांपल, राइटर्स राइटिंग करते हैं, पेंटर पेंटिंग करता है, क्रिकेटर प्ले करते हैं, बहुत सारे पब्लिशर्स रहते हैं, बुक रीडर्स रहते हैं जो बुक रीडिंग करते हैं, और इस तरह की एक्टिविटी से उन्हें मनी, प्रेस्टीज, पावर और एनी अदर काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है. उस एक्टिविटी को हम एज ए बिज़नेस कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन हम बात करते हैं इकोनॉमिक सेंस में. जो सब्जेक्ट हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, उस कॉमर्स में इकोनॉमिक सेंस में बिज़नेस का क्या मीनिंग होता है. बिजनेस इज एन एनी enterprises which make distributes or provides any article or services which other member community need are able to willing to pay. बिजनेस एक ऐसा एंटरप्राइजेस रहता है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कम्युनिटी के जो मेंबर रहते हैं अपनी इच्छा से वो गुड्स परचेस करते हैं और परचेस करने के बाद एक विलिंगली एक अमाउंट हमें पे करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस. बिजनेस इंक्लूड ऑल सच एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद प्रोडक्शन, सेल्स, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल एंड टू अर्न प्रॉफिट. अगर इकोनॉमिक सेंस में बात करें तो बिज़नेस जो है वो प्रोडक्शन, सेल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रेफर करता है. और ये सारी एक्टिविटीज़ वो क्यों प्रेफर करता है? क्योंकि वो एक प्रॉफिट अर्न करना चाहता है. आज अगर हम कहीं सर्विस कर रहे हैं या किसी तरह का जॉब कर रहे हैं तो हम क्यों करते हैं वो जॉब? सैलरी अर्न करने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए. तो यदि कोई पर्सन बिजनेस करेगा, प्रोडक्शन करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कंज्यूमर तक वो जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेगा, तो उसका एकमात्र उद्देश्य क्या रहेगा कि मैं पैसा कमाऊँ. उस पैसे को क्या बोलते हैं? अर्न, इनकम और प्रॉफिट. द नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. Characteristics of business. First point is production or acquisition of goods. Business aims at provide goods to people which are either manufactured or produced or procured so that they can sold or supplied for a price. Business का मतलब केवल मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं होता. जैसे अगर किसी कंपनी ने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो होलसेलर के पास आते हैं, होलसेलर से फिर रिटेलर के पास आता है और रिटेलर के पास से फिर कंज्यूमर के पास आता है. तो बिज़नेस का मतलब केवल मैन्युफैक्चर करना ही नहीं होता है, उस गुड्स को सप्लाई करना, उस गुड्स को सप्लाई करके दूसरे सप्लायर तक देना, फिर वो सप्लायर मार्केट में उस गुड को अवेलेबल करवाता है. तो दीज ऑल आर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एक्टिविटी के अंतर्गत ये आता है. अब द सेकेंड पॉइंट इज सेल और ट्रांसफर ऑफ टाइटल. बिजनेस इन्वॉल्व सेल और ट्रांसफर ऑफ टाइटल टू गुड्स इन रिटर्न फॉर प्राइस. बिजनेस पे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम परचेस करते हैं उसकी जो ओनरशिप होती है वो ओनरशिप परचेस करने के बाद हमारी हो जाती है जब हम उसका प्राइस पूरी तरीके से दे देते हैं. जैसे एज एग्जांपल मान लीजिए कि हमने लैपटॉप परचेस करा है. अब वो जो लैपटॉप हमने परचेस करा है उस लैपटॉप का बिल, उसकी ओनरशिप जो भी डीलर रहता है वो डीलर हमें प्रोवाइड कर देता है. और फिर वो उसके बाद अगर उस लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ख़राबी होती है, कुछ दिक्कत होती है तो वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो द मेन थिंग इज़ दैट कि उसका जो टाइटल है वो टाइटल और या उसकी ओनरशिप जो है वो कंज्यूमर के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी गई है. इससे बोलते हैं सेल और ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल. डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेस मीन्स डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज. डेफिनेटली बिजनेस का मीन ये नहीं होता है कि हम ब्लैक मार्केटिंग करना, प्रॉफिटिंग करना, या हमने किसी को किडनैप कर लिया, किडनैप करके हमने उससे पैसा अर्न कर लिया. दैट इज़ नॉट अ बिजनेस. बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज में जो आप डील करते हो दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस. द गुड्स मे बी कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स. ये गुड्स कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं और प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकते हैं. अब प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? विल टेक एन एग्जाम्पल. कोई एक कंपनी है, उस कंपनी का कोई फिनिश्ड गुड्स, जो फिनिश्ड गुड्स का मतलब होता है उसने ये गुड्स अपनी तरफ से बना दिया, लेकिन उसे डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकता है. वो किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए एज ए रॉ मटेरियल वर्क करेगा और रॉ मटेरियल के बाद वो फिर फिनिश्ड गुड्स बनकर मार्केट में आएगा. एग्जांपल लेते हैं हम ग्रेसिम का. ग्रेसिम फाइबर बनाती है. अब फाइबर डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ नहीं करता है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ पिलोज़ बनाती है या सॉफ्ट टॉयज़ बनाती है तो सॉफ्ट टॉयज़ में भी फाइबर्स रहते हैं.
पिलोज़ में भी फाइबर का यूज़ होता है। तो जो सॉफ्टवेयर और पिलो वाली जो इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए फ़ाइबर क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, लेकिन ग्रेसिम के लिए फ़ाइबर क्या हो गया, फिनिश्ड गुड्स हो गया। तो फाइबर प्रोड्यूसर गुड्स हो गया और टेडी बियर जो है वो कंज्यूमर गुड्स हो गया, क्योंकि टेडी बियर जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ करेगा, उसको ख़रीदेगा, घर में यूज़ करेगा, या उससे जो छोटे बच्चे रहते हैं उससे वो खेलते हैं। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। रेगुलरिटी एंड डीलिंग, कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर ये डीलिंग होनी चाहिए उसकी। फिफ्थ है प्रॉफिट एज ए रिवार्ड फॉर द सर्विस रेंडर्ड। अब आप कहीं भी जॉब करोगे, किसी भी तरह की कहीं किसी को सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो आपको उसके बदले में कोई रेम्यूनरेशन, कोई वेजेस, किसी तरह की सैलरी मिलेगी। तो वैसे ही अगर कोई बिजनेसमैन बिज़नेस कर रहा है तो वो बिज़नेस क्या किसके लिए अर्न कर रहा है, प्रॉफिट के लिए अर्न कर रहा है, और प्रॉफिट उसे एज ए रिवार्ड मिलता है उसकी सर्विसेज देने के लिए। द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब मनी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। अब द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस सबसे पहला है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। द प्रॉफिट कैन बी अर्न ओनली व्हेन सम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस। कभी भी किसी भी बिजनेसमैन को प्रॉफिट तब होगा जब वो गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करेगा। मान लीजिए उसने गुड्स प्रोड्यूस कर लिए, प्रोड्यूस करके वेयर हाउस में रख दिए, और वेयर हाउस में रखे रखे वो सोच रहा है कि उसको प्रॉफिट हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है। द प्रोड्यूसर एस्टिमेट द डिमांड फॉर द गुड्स एंड प्रोड्यूस अकॉर्डिंगली। प्रोड्यूसर पहले मार्केट की रिसर्च करवाता है कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड अभी है और फ्यूचर में कितनी डिमांड हो सकती है, उस अकॉर्डिंग वो गुड्स प्रोड्यूस होता है। द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पेइंग कैपेसिटी ऑफ कंज्यूमर इज मस्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट कैपेसिटी है कि वो क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कंज्यूमर्स के हैं और वो किस तरह की उनकी पेइंग। अगर वो लोअर मिडिल क्लास वाला एरिया है तो उस एरिया में प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो उस अकॉर्डिंग रहती है। अगर बहुत अच्छा पॉश मार्केट है जहाँ पे लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर उस हिसाब के वो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस रखते हैं। अब बिजनेसमैन क्रिएट फॉर्म, प्लेस, टाइम, यूटिलिटीज़ एंड मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। बिजनेसमैन हर तरह जगह का, समय का, सब चीज़ों का ध्यान रखकर और उस सोसाइटी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। सेकेंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मेकिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू मेक प्रॉफिट। प्रॉफिट इज बेसिक इंसेंटिव। प्रॉफिट आर नीडेड टू फेस वेरियस अनसर्टेनिटी। अब प्रॉफिट अगर हमें कमाना है तो हम कोई बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस के साथ रिस्क रहेगी। ट्रेड साइकिल मतलब व्यापार में उतार चढ़ाव आता रहता है। डिमांड और पैटर्न में चेंज हो जाता है। कभी कभी कंज्यूमर्स की अपनी कोई डिमांड होती है, कोई नया बिज़नेस आया है या किसी दूसरे बिज़नेस वाले ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करा है, तो डेफिनेटली हमारे बिज़नेस के प्रॉफिट पे इफेक्ट आता है। तो प्रॉफिट मेकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्रिएटिंग मार्केट। द एम ऑफ सेल बिजनेस इज़ टू सेल द प्रोडक्ट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि हम हमारे बिजनेस को या हम हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे सेल करें। मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ दोज एफर्ट्स विच ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफर इन ओनरशिप ऑफ गुड्स केयर फॉर देयर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे लोग हैं, एज एन एग्जाम्पल अगर अभी हम बात करें तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के शैम्पूज़ यूज़ करते हैं। अब मार्केट में डव नाम का नया शैम्पू आया, बहुत सारे फीचर्स उन्होंने बताया, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट दिया, लोग उसे यूज़ करने लग गए। तो डेफिनेटली जो दूसरे प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट को स्विच करके उन्होंने डव का प्रोडक्ट यूज़ करा, तो इसे बोलते हैं डव ने अपना मार्केट क्रिएट करा। जब तक हम मार्केट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम हमारे गुड्स को सेल नहीं कर पाएंगे, और जब तक हमारे गुड्स सेल नहीं होगा तब तक हमें प्रॉफिट किसी भी तरह में अर्न नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सेकेंड ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्रिएटिंग मार्केट। द नेक्स्ट इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। A business should always make efforts to use the latest method of production. In the world of competition, everybody tries to sell his product, offering good quality product. हर कोई अपने मार्केट में प्रोडक्ट सेल करता है, और वो जो प्रोडक्ट है वो चाहता है कि गुड क्वालिटीज़ के हों और बहुत अच्छी तरीके से कंज्यूमर्स के पास पहुँचे। दे शुड बी ऑलवेज एम, हमेशा बिजनेसमैन का एम रहता है कि वो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करे ताकि वो कम से कम कीमत, फेयर प्राइस पर कंज्यूमर्स को गुड्स प्रोड्यूस कर पाए। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी तो उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो कंज्यूमर्स तक की जो गुड्स है वो कम कॉस्ट में और अच्छी क्वांटिटी में, क्वालिटी में पहुंच जाएंगे। फिफ्थ है इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स चेंजेस विच ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोडक्ट के साथ 20% फ्री दे देते हैं, वो 30% फ्री दे देते हैं,
या उनकी पैकिंग चेंज कर देते हैं, या कोई दूसरा प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट के साथ फ्री दे देते हैं जिस प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत डिमांड होती है। तो दीज ऑल आर द थिंग्स ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नए नए तरीके सोचना, न्यू इन्वेंशंस करना, दैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज़ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। पहले भी हमने पढ़ा है, ह्यूमन रिसोर्सेज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। बिना ह्यूमन रिसोर्सेज के ना तो हम कोई काम कर सकते हैं, कितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम कर लें, कितने भी हम प्लान्स बना लें, कितने भी रॉ मटेरियल से आए, कितनी भी मशीनरी लगा दें, यदि अगर हमारे पास ह्यूमन नहीं है, हमारे पास इफ़िशिएंट वर्कर नहीं है काम करने के लिए, तो हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। प्रोडक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ नॉट ओनली मटीरियल्स, मशीन्स एंड लैंड, बट द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ ऑर्गेनाइजर एंड लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। कौन उसको ऑर्गेनाइज़ करेगा, उनको प्रॉपर सेटअप कौन करेगा, लार्ज नंबर ऑफ पीपल लगते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजर लगते हैं, और दे ऑल आर द ह्यूमन। अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजर और वर्कर सारे ह्यूमन ही होते हैं। दे शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक मशीन। आपको इनको मशीन के जैसे ट्रीट नहीं करना है। कैसे नहीं ट्रीट करेंगे आप इन्हें? फेयर वेजेस प्रोवाइड करें, बोनस, डीएनएस अलाउंसेस, अलग अलग अलाउंसेस होते हैं वर्कर्स के, प्रोविडेंट फंड, एजुकेशन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी। जैसे यहाँ ग्रेसिंग में मैं एग्जांपल दूँ तो उनको रेसिडेंशियल फैसिलिटी है, बच्चों के लिए स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, तो वर्कर्स यहाँ से काम छोड़कर नहीं जाता। तो ये एक इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने वर्कर्स और अपने लेबर्स के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशन मेंटेन करे और उन्हें हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करे। टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ जॉब टू लेबर्स, टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन। आप उनकी वर्किंग कंडीशन कर दीजिए, उनका वर्क एनवायरनमेंट इम्प्रूव कर दीजिए। टू प्रोवाइड प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट द एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट है, डेंजरस कोई ऑपरेशन है, हैज़ार्डस गुड्स है, हैज़ार्डस केमिकल है, तो उसके अगेंस्ट आप उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फैसिलिटी टू वर्कर्स को एजुकेशन और ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं आप। दीज ऑल आर द थिंग्स जिससे आप अपने वर्कर्स के साथ एक हेल्दी और ह्यूमन रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको अपना बिज़नेस बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली रन करना है तो आपको आपके बिज़नेस में जितने भी वर्कर्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स वर्क कर रहे हैं, आपको उन्हें इमोशनली या उन्हें फेयर तरीके से उन्हें मोटिवेट करके, उन्हें अप्रिसिएशन करके उनसे एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करने हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन डिज़ायर क्वांटिटी। सबसे पहला काम ही हमारा यही है कि हम टाइमली गुड्स को अवेलेबल करें। फेस्टिवल सीज़न आ गया है या कोई पर्टिकुलर सीज़न है जिस सीज़न में वो चीज़ होनी चाहिए और हम उसे नेक्स्ट सीज़न में प्रोवाइड कर रहे हैं या 1 मंथ डिले प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर वो हमारा जो सेल है उतना नहीं होगा, ना हमें प्रॉफिट होगा। पहला काम हमारा ये है कि बिजनेसमैन शुड इंश्योर टाइमली एंड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी डिमांड है, उस डिमांड से प्रॉपरली मीट करने के लिए टाइमली उस गुड्स को अवेलेबल करना ज़रूरी है। अब बिजनेसमैन शुड एस्टिमेट टोटल डिमांड। बिजनेसमैन को अपनी कमोडिटी की जो डिमांड है, उस कमोडिटी की डिमांड के हिसाब से अपने प्रोडक्शन को एडजस्ट करना चाहिए। सेकेंड है सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स। जल्दी प्रोवाइड करना है, टाइमली प्रोवाइड करना है। इट डजंट मीन कि आप अपनी गुड्स की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को ख़राब कर देंगे। अ बिजनेस कंसर्न कैन एस्टैब्लिश रेपुटेशन एंड गुडविल ओनली व्हेन इट मीट्स द नीड ऑफ सोसाइटी बाय सप्लाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज स्टैंडर्ड क्वालिटी। अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिटी का गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करो, एक बार कंज्यूमर आपका गुड्स यूज़ कर लेगा, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो नेक्स्ट टाइम यूज़ नहीं करेगा। आप एक बार प्रॉफिट कमा भी लेंगे तो दूसरी बार आपके बिज़नेस को सर्वाइवल नहीं होगा। सो आपका काम ये है कि अच्छी क्वालिटी का गुड्स सप्लाई करना। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सोसाइटी के लिए आपको मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी, मोर एंड मोर जॉब का क्रिएशन करना चाहिए। अगर आप अपने बिज़नेस को एक्सपांड कर रहे हैं तो आपको आपके एम्प्लॉई, फैक्ट्री की मल्टीपल इफेक्ट पड़ेंगे, पर्सनस रिक्वायर्ड होंगे अलग अलग लेवल पर, अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो जैसे जैसे आपका बिज़नेस बढ़ेगा, आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के अवसर उन्हें दे सकते हैं। ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का सोसाइटी के प्रति। अवॉइडेंस ऑफ प्रॉफिटिंग एंड एंटी सोशल प्रैक्टिस है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, बहुत ज़्यादा मार्जिन रखना, बहुत मिलावटी सामान मिलाना, मार्केट में देना और फिर कंज्यूमर्स उसको परचेस करें और बीमार हो, ऐसा आपको नहीं करना है। तो आपको अवॉइड करनी है इस तरह की प्रॉफिट। इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट दैट बिजनेस शुड एक्ट फॉर रीजनेबल प्रॉफिट एंड सो इट इज़ एसेंशियल दैट
does not overcharge the customer. It is a social obligation of business not to adopt such malpractices. किसी भी तरह का माल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है मिलावट करना, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाज़ारी करना। काला बाज़ारी का मतलब आपने अभी गुड्स नहीं दे रहे हो, मार्केट में एकदम से गुड्स की कमी कर दी, फिर वेयर हाउस में से माल निकाल के उसको बेच रहे हो और उसकी हाई प्राइस हो रही है। तो इस तरह का किसी भी तरह का आर्टिफिशियल क्रिएशन आपको नहीं करना चाहिए। फिर से अवॉइडेंस ऑफ स्लम्स एंड पॉल्यूशन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती है जिसके केमिकल से लोगों को नुकसान पहुंचता है, सोसाइटी को नुकसान पहुंचता है। तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के जो स्लम्स है, इस तरह के जो पॉल्यूशन है वो ना फैलाए। वेस्ट मटेरियल को, जैसे इंडस्ट्री का वेस्ट मटेरियल लिखा हुआ है यहाँ पे, द मेन कॉजेज़ ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन होता है, उसी पानी को फिर हम पीते हैं। तो इस कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। अब व्हाट आर द नेशनल ऑब्जेक्टिव? बिजनेस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेशन। बिजनेस नेशन का पार्ट है। अगर गवर्नमेंट हमें नहीं देगी, हमारा देश हमें सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम किसी भी तरह का बिज़नेस रन नहीं कर सकते हैं। तो बिज़नेस शुड पे अटेंशन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव: टू प्रमोट सोशल जस्टिस, टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी। हमेशा देश को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ को हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हम वैसी इंडस्ट्रीज़ करें, इस्टेब्लिश करें, ताकि हमारे जो कंट्री है उसे इम्पोर्ट ना करना पड़े, एक्सपोर्ट नहीं, इम्पोर्ट ना करना पड़े, और वो चीज़ हम हमारी कंट्री के अंदर ही बना लें। टू फाइंड आउट द बेटर सब्सटीट्यूट्स ऑफ इम्पोर्ट। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, इम्पोर्ट का सब्सटीट्यूट बनाए। टू हेल्प द गवर्नमेंट इन टाइम ऑफ क्राइसिस एंड नेचुरल कैलेमिटी। अभी सभी को पता है कि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, जैसे रतन टाटा जी ने बहुत हेल्प करी है, बाकी बिजनेसमैन ने भी हमारी बहुत हेल्प करी है। तो ये उनका नेशन के प्रति ऑब्जेक्टिव है कि उन्होंने आज इंडस्ट्री खोली है, लोगों को काम दिया है, देश उन्हें कमाने का मौका दे रहा है। तो अगर आज देश में कोई क्राइसिस आए हैं, किसी भी तरह का कोई नेशनल क्राइसिस आया है, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो उस नेशनल क्राइसिस से कंट्री को बाहर निकालें। सो टुडेज़ क्लास इज़ ओवर. I hope you all are understand. If any type of query, please contact me on my number. Thank you so much, class.